एल्कोआ और एल्कोआ प्लस प्लस के बारे में। तो एल्कोआ का जो प्रोनाउंसिएशन फुल फॉर्म के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग पे। दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फार्मा रिलेटेड ब्लॉग है। मैं एक हॉट टॉपिक समझाने जा रहा हूं जो कि है डाटा इंटीग्रिटी एंड एल्कोआ पॉलिसी। तो दोस्तों ये रही डाटा इंटीग्रिटी की डेफिनेशन, बहुत ही इजी वे में लिखी है। डाटा इंटीग्रिटी refers to completeness, consistent and accuracy of data which should be attributable, legible, contemporaneously recorded in original and accurate। कोई भी डाटा जो कंप्लीट हो, कंसिस्टेंट हो एंड एक्यूरेट हो और विच शुड बी एट्रीब्यूटेबल, जिसने किया हो उसका पता हो, लिजिबल, प्रॉपरली रीडेबल हो, कंटेम्पोरेशनली रिकॉर्डेड, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग किया हो, ओरिजिनल यानी ट्रू कॉपी में रिकॉर्ड किया गया हो और एक्यूरेट मींस बिल्कुल करेक्ट रिकॉर्ड किया गया हो। तो इस चीज को बोलते हैं डाटा इंटीग्रिटी। कभी आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछ लिया जाए क्या डाटा इंटीग्रिटी होनी चाहिए या नहीं, तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि एक वर्ड है डाटा इंटीग्रिटी, अब ऐसा सवाल पूछ ले डाटा इंटीग्रिटी होनी चाहिए या नहीं, तो आपका जवाब स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, यस डाटा इंटीग्रिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों आपका सीधा आंसर होना चाहिए यस सर डाटा इंटीग्रिटी होनी चाहिए। बट इस डाटा इंटीग्रिटी से रिलेटेड इश्यूज नहीं होने चाहिए, डाटा इंटीग्रिटी होनी चाहिए। डाटा इंटीग्रिटी का हिंदी में मीनिंग होता है डाटा की सत्यता, यानी ट्रूथनेस ऑफ डाटा, कितना डाटा आपका जो है सत्य है उसको बोलते हैं डाटा इंटीग्रिटी। तो ऑब्वियसली डाटा की जो ट्रूथनेस है वो होनी चाहिए, तो डाटा इंटीग्रिटी मस्ट बी देयर, डाटा इंटीग्रिटी होनी चाहिए। बट उससे रिलेटेड इश्यूज नहीं होने चाहिए। इश्यूज मींस कोई भी डाटा, अगर मान लो हमारा कोई डाटा में प्रॉब्लमेटिक है और उसको हम इंटीग्रेट बनाने के लिए कुछ इलीगल वे यूज करते हैं, कुछ ऐसे वेज यूज करते हैं जो कि हमारे जीएमपी को सपोर्ट नहीं करते, अगेंस्ट द जीएमपी होते हैं, और हम उन रास्तों पे जाके उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डाटा इंटीग्रिटी रिलेटेड इश्यूज। और अब हम इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं एल्कोआ पॉलिसीज के बारे में। तो चलिए अब सीधे करते हैं एल्कोआ पॉलिसीज। तो अब हम जानेंगे एल्कोआ और एल्कोआ प्लस प्लस के बारे में। तो ब्रीफ हिस्ट्री भी इसकी जानेंगे और सब कुछ जानेंगे इसके बारे में कि कितना क्या क्या होता है ALCOA, इसका मतलब क्या होता है और इसके बाद क्यों हमें जरूरत पड़ी इसको प्लस प्लस लगाने के लिए। पहले ये एल्कोआ था, उसके बाद कब इसमें अमेंडमेंट करके इसको प्लस प्लस किया गया, तो सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं एल्कोआ क्या होता है। तो दोस्तों एल्कोआ का जो प्रोनाउंसिएशन मींस, एल्कोआ जो फर्स्ट टाइम वर्ड बोला था ये स्टैन डब्ल्यू बोलेन नाम के एक पर्सन थे जो है USFDA के ऑफिस में थे, उन्होंने ये वर्ड कॉइन किया था सबसे पहले, और 1990 में इसका उत्पत्ति हुई थी, इसका बर्थ हुआ था ये वर्ड का, एल्कोआ का। तो ये स्टार्टिंग वर्ड था। अब इसका जो फुल फॉर्म दिया गया था, तो दोस्तों ये रहा एल्कोआ का फुल फॉर्म। A फॉर एट्रीब्यूटेबल, L फॉर लेजिबल, C फॉर कंटेम्पोरेनियस, O फॉर ओरिजिनल एंड A फॉर एक्यूरेट। इनके आपको मीनिंग में बता देता हूं, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, इजिली आपको समझ में आ जाएगा। एट्रीब्यूटेबल, A फॉर एट्रीब्यूटेबल मींस सोर्स ऑफ डाटा। सोर्स ऑफ डाटा का मीनिंग डूअर, किसने किया। तो सोर्स ऑफ डाटा का मीनिंग हु डू द डाटा, किसने उस डाटा को किया। जिसने भी डाटा का किया उसकी पहचान मींस उसके सिग्नेचर से, पहचान, वही सिग्नेचर उसकी पहचान होती है। आपने नोटिस किया होगा कभी भी आप लोग ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो तो आपके स्पेसिमेन सिग्नेचर वगैरह लिए जाते हैं, वो भी एक यही इसी डाटा इंटीग्रिटी जो एल्कोआ पॉलिसीज है उसी का ये एट्रीब्यूटेबल पार्ट होता है। एटलीस्ट वो सिग्नेचर से उस व्यक्ति की पहचान होती है जिसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूटेबल, यानी सोर्स ऑफ डाटा, यानी डूअर, हु डिड द डाटा। सेकंड आता है लेजिबल। तो दोस्तों इसके लिए लिजिबल का मीनिंग जो भी डूअर ने उस डाटा को लिखा हुआ है, क्या वो पढ़ा जा रहा है। आपने देखा होगा अक्सर बहुत लोगों की राइटिंग बहुत ही खराब होती है, प्रॉपर ढंग से लिखते नहीं है। बनाया है प्रॉपरली रिकॉर्डेड मींस
अगर यहाँ बोला है 3 ml, किसी जगह लिखा है 3 ml, तो ये 3 ml ही लिखा हुआ है ना, बाकी तो कुछ और नहीं लिख दिया है। तो इसी को बोलते हैं प्रॉपरली रिकॉर्डेड, यानी जो चीज देखी वही चीज, जो चीज की है वही चीज रिकॉर्ड की है, कुछ और तो नहीं रिकॉर्ड कर दिया है। दैट इज कॉल्ड प्रॉपरली रिकॉर्डेड यानी लीजिबल। और दूसरा होता है कैन यू रीड इट, क्या हम उसे पढ़ पा रहे हैं। पता लगा कुछ लोग की राइटिंग इतनी बेकार होती है वो खुद भी नहीं पढ़ पाते उन्होंने क्या लिखा। तो ऐसी भी राइटिंग नहीं होनी चाहिए कि वो पढ़ी ना जाए, और डाटा प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। जो चीज लिखी है या जो चीज एसटीपी से इसने जहां से भी उतारी है वो प्रॉपर रीडेबल होनी चाहिए कि हाँ ये चीज यहां से उतारी है और सही उतारी है। तो दैट इज कॉल्ड लेजिबल। अब तीसरी चीज आती है दोस्तों कंटेम्पोरेनियस। तो दोस्तों कंटेम्पोरेनियस का एक सिंपल मीनिंग आप जान लीजिए। कंटेम्पोरेनियस का मीन्स ऑनलाइन एक्टिविटी। अभी ऑनलाइन एक्टिविटी क्या होती है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं वॉज इट डन इन रियल टाइम। क्या जिस टाइम पे जो डाटा रिकॉर्ड किया गया वो सही टाइम था। तो अब इस चीज का हम पता कैसे लगाएंगे दोस्तों, उसके लिए डेट टाइम स्टैम्प जो होती है वो होनी चाहिए, या फिर जैसे हमारा होता है मेटा डाटा। इसके लिए आपको एक बता देते हैं, सपोज हमारा कोई होता है मेटा डाटा। मेटा डाटा मीन्स एनी प्रिंटेड डाटा और सपोर्टिव डाटा। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, सपोज आपने वेट प्रिंट निकाला, देखो आप लोग कितने बार भी वेट प्रिंट जैसे निकालते रहते हो, जैसे 20 mg का वेट प्रिंट निकाला तो 20.52 mg सपोज वेट था एग्जाम्पल, और उसको रिकॉर्ड किया डाटा शीट पे। तो जो चीज ये दी हुई है 20.52 सेम टू सेम वही चीज डाटा शीट में रिकॉर्ड की गई है या नहीं, दैट इज कॉल्ड कंटेम्पोरेनियस। कि हाँ हमने वेट लिया, सपोज हमने कट वेट लिया, और कभी कभार क्या होता है वेट स्लिप चिपका दिया और भूल गया, उसके बाद हमने ना डाटा को उसको जो वेट है हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, और अंत में जाके रिकॉर्ड कर रहे हैं और हमसे बाई मिस्टेक कुछ का कुछ डाटा पड़ गया और रिजल्ट हमारा कुछ के कुछ हो गए। तो वो होती है कंटेम्पोरेनियस एक्टिविटी, कि हमें ऑनलाइन डाटा रिकॉर्ड करना है, रियल टाइम डाटा रिकॉर्ड करना है, और जो भी हमारा मेटा डाटा है, सपोर्टिव डाटा है, एट दैट टाइम उस मेटा डाटा को तुरंत के तुरंत उसको रिकॉर्ड करना है अपनी डाटा शीट वगैरह पे, जो भी आपका अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट जिसमें आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एज इट इज तुरंत के तुरंत आपको रिपोर्ट करना है उसी टाइम, और उसी को ही बोलते हैं कंटेम्पोरेनियस डाटा। अब अगला आता है ओरिजिनल। ओरिजिनल का मीनिंग क्या होता है, ओरिजिनल मीनिंग इट इज द इंफॉर्मेशन द ओरिजिनल रिकॉर्ड ए सर्टिफाइड और ट्रू कॉपी। ओरिजिनल का मीनिंग आपने जो भी डाटा रिकॉर्ड किया है, कहां भी रिकॉर्ड किया है, दैट इज सर्टिफाइड और नॉट, दैट इज सर्टिफाइड कॉपी, ट्रू कॉपी। डाटा आप जहां भी रिकॉर्ड कर रहे हो वो सर्टिफाइड या ट्रू कॉपी होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए। ये नहीं कहीं के कहीं रिकॉर्ड कर दिया और बाद में उस डाटा का आता पता नहीं है, दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल। डाटा आपका जो भी इंफॉर्मेशन है ओरिजिनल होनी चाहिए और ट्रू होनी चाहिए, कुछ भी मिसप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल। तो अब एक्यूरेट क्या होता है, एक्यूरेट मीन्स डाटा शुड बी एक्यूरेट, मीन्स कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए डाटा में, नो एरर। डाटा में हमारे कोई एरर नहीं होनी चाहिए, मीन्स डाटा शुड बी एरर फ्री। पहला तो हो गया एरर फ्री डाटा। कोई भी एडिटिंग डाटा में नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट लेके रखा जैसे इंसिडेंट, ओएस या ओटी, इनमें से क्या डेविएशन, इनका कोई डॉक्यूमेंट कुछ लेके रखा हुआ है, तभी आप उस डाटा में अल्टरेशन कर सकते हैं, वो भी विद डॉक्यूमेंटेड प्रूफ। विदाउट डॉक्यूमेंटेड प्रूफ आप डाटा में कोई भी अल्टरेशन, अमेंडमेंट कुछ भी नहीं कर सकते, कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। तो उसी को बोलते हैं एक्यूरेट, कि हमारा डाटा शुड बी एक्यूरेट होना चाहिए, कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए एरर है, कुछ नॉर्मल एरर है, मान लीजिए आपको लिखना था y और आपसे लिख गया, गलती से आपसे लिख गया x। अब आपको क्या करना है इस केस में, कुछ नहीं करना है, ये एक नॉर्मल एरर है, आपको सीधे कट मारना है, ये x में कट मार देना है और उसकी जगह लिख देना है y
और यहां पर लगा देना है। कोई भी कंपनी टू कंपनी वाइज पॉलिसीज होती हैं, तो कुछ कंपनियां स्टार मार्क आपको यहां लगा देना है, जहां भी आपने ये कट किया है, जैसे आपने यहां लगा दिया स्टार मार्क। अब बॉटम साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट वो स्टार मार्क का आपको जस्टिफिकेशन लिखना है, रॉन्गली रिटन हेंस कट एंड करेक्टेड। तो ये आपने उसका जस्टिफिकेशन दे दिया और यहां आपको डेट एंड साइन वगैरह आपको कर देने हैं। तो ये आपका जस्टिफाइड हो गया। आपने कोई एरर थी, आपने उसको करेक्ट किया, बट उसका जस्टिफिकेशन लिख के उसको करेक्ट किया, तो ये माइनर चीजें हो गई। तो इसमें केस में आप ये कर सकते हैं। अगर कुछ मेजर है, ओएस है, ओटी है, उसके थ्रू जाना है, तो आपको वो डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा, इंसिडेंट वगैरह का डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको उस डाटा को करेक्ट कर पाएंगे। उसके अलावा डाटा को आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे। और इसका भी एक एग्जांपल आपको बता देता हूं कि एडिटिंग विदाउट एनी डॉक्यूमेंट। सपोज आपने एचपीएलसी लगाया, ऑटो कैलकुलेशन में कोई भी एचपीएलसी लगाया, और आपने इसका एक ये बता देता हूं, एचपीएलसी में स्टैंडर्ड वेट डालना था 20.2 mg, जो आपने मेटा डाटा में आपके 20.2 mg था, पर आपने गलती से बाय मिस्टेक आपने लिख दिया 20.9 mg सपोज लिख दिया। ठीक है, आपने 20.9 mg लिख दिया और आपका जो रिजल्ट आया वो इम्प्रॉपर रिजल्ट हो गया, या ओएस हो गया या ओटी हो गया, कुछ भी हो गया, तो कुछ भी हो गया। अब इस केस में क्या करना है, तो अगर आपका ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो यू हैव टू टेक, अगर आपका ओएस हुआ है तो ओएस लेना है, ओएस का डॉक्यूमेंट लेना है, उसके थ्रू जाना है, तब ओएस के थ्रू जाके आपको उस वैल्यू को करेक्ट करना है और रिजल्ट रिपोर्ट करने हैं। और अगर रिजल्ट में प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको इंसिडेंट लेना है, इंसिडेंट लेके उस डाटा को करेक्ट करना है, तब उसको करेक्शन कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी या एक्यूरेट डॉक्यूमेंट। तो ये हो गया दोस्तों एल्कोआ के बारे में। अब हम बात करते हैं कि एल्कोआ को एल्कोआ प्लस प्लस क्यों किया गया और ये कब किया गया, इसके बारे में बात करेंगे और क्या रिक्वायरमेंट हुई उसको प्लस प्लस करने में। तो पहले आप ये देख लीजिए अच्छे से, अब उसके बाद हम जानेंगे एल्कोआ प्लस प्लस के बारे में। जानते हैं एल्कोआ प्लस प्लस क्या होता है। तो हमें क्या जरूरत पड़ी, हमारे पास एल्कोआ पॉलिसी ऑलरेडी थी और उससे हमें आगे बढ़ के एल्कोआ प्लस प्लस पे जाना पड़ा। तो ये प्लस प्लस क्या थे, चीजें थी, इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों 2009 तक सब कुछ एल्कोआ पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही चल रहा था 2009 तक, बट सर्टेन ऑडिट्स वगैरह जो भी कंपनी में हुई, सब जगह जो ऑडिटर्स गए उन्होंने देखा, सब कुछ माइंड किया और इंस्पेक्शन किया, तो उन्होंने क्या पाया कि कंपनीज एल्कोआ गाइडलाइन फॉलो तो कर रही हैं, एल्कोआ प्रिंसिपल फॉलो कर रही हैं, बट एल्कोआ इनकम्प्लीट फॉलो किया जा रहा है। दोस्तों कंपनीज ने देखा कि 2009 तक ऑडिट वगैरह किया, तो उन्होंने देखा कि एल्कोआ फॉलो तो हो रहा है बट इनकम्प्लीट तरीके से, मतलब कंपनीज के अंदर उनकी जो नॉलेज थी वो प्रॉपर नहीं थी कि क्या पूरा तरीके से वर्ड, या तो कंफ्यूजन हो जा रहा था उन्हें चीजें पढ़ने में। तो ये सब चीज ध्यान में रखते हुए 2010 में एल्कोआ प्लस प्लस ले आए। यहां दोस्तों 2010 में कंपनी एल्कोआ प्लस प्लस पे आ गई। अब इन्होंने क्या किया, होता सेम था जैसे एल्कोआ में जो चीजें थी, तो ये प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सब कुछ सही चल रहा था, पर जब ऑडिट वगैरह हुई तो उन्होंने देखा कि कंपनीज फॉलो तो कर रही है चीजें, बट वो इनकम्प्लीट तरीके से फॉलो कर रही है, उन्हें चीजों का पता नहीं चल रहा है, तो प्रॉपर ढंग से उनको समझ में नहीं आई, एल्कोआ की जो पॉलिसीज थी समझ में नहीं आई। तो जो एफडीआई का जो संगठन था, उन्होंने 2010 में क्या हुआ, एल्कोआ प्लस प्लस ले आए।
अब इस प्लस प्लस के अंदर उन्होंने क्या किया, 4 चीजें बढ़ा दी। आपको जैसे एल्कोआ तक तो याद हो जाएगा, ALCOA इनके फुल फॉर्म। अब प्लस प्लस की जो 4 चीजें बढ़ाने के लिए आपको शॉर्ट फॉर्म याद कर लेना है, C²E A। ये आपको फंडा याद कर लेना है एल्कोआ प्लस प्लस के लिए। एल्कोआ प्लस प्लस का मीनिंग C²EA, C फॉर कंप्लीट, तो फिर अगला C कंसिस्टेंट, E फॉर एंड्यूरिंग एंड A फॉर अवेलेबल। दोस्तों ये 4 चीजें और ऐड कर दी गई एल्कोआ प्रिंसिपल, जो एल्कोआ प्लस प्लस में। तो कभी भी आपको एल्कोआ याद हो प्लस प्लस ना याद हो तो एल्कोआ क्या के प्लस प्लस C²EA, ये 4 वर्ड याद कर लीजिए शॉर्ट फॉर्म में, कंप्लीट, कंसिस्टेंट, एंड्यूरिंग एंड अवेलेबल। अब इनके दोस्तों मीनिंग क्या क्या होते हैं। कंप्लीट, डाटा शुड बी कंप्लीट, मींस डाटा पूरा का पूरा कंप्लीट होना चाहिए। अब ये तो एल्कोआ इनमें भी बोल रहा था ये कि सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए डाटा, और ये कि एक्यूरेट होना चाहिए, ये सब इसमें भी ये चीज बोली गई थी। बट उन्होंने ऑडिटर्स ने देखा भैया कि हमें कोई भी डाटा मिलता है तो क्या होता है, जैसे कोई डाटा है आपका, कोई पूरा एक प्रोडक्ट था, उसकी एनालिसिस हुई, उसमें ओएस हुआ था, सपोज ओएस या इंसिडेंट कुछ भी डाटा में हुआ था, तो वो ओएस इंसिडेंट का डाटा हटा दिया और जो ओरिजिनल डाटा था, जो सही सही डाटा था, वो दे दिया। ऑडिटर ने देखा तो उसको डाउट हुआ कि डाटा 2 बार रिपोर्ट किया गया है। तो उन्होंने पूछा भैया क्या हुआ, तो उन्होंने कंपनी ने बोला भैया ओएस हुआ था। तब ऑडिटर ने बोला भैया वो उसका डॉक्यूमेंट कहाँ है, तो फिर उसको सर्च करने के लिए वो बार बार जाते थे। तो फिर ऑडिटर ने बोला भैया कंप्लीट, उन्होंने बोला एल्कोआ प्लस प्लस आ गया, मींस कंप्लीट। अब कंप्लीट का मतलब डाटा शुड बी कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब कोई भी रीएनालिसिस, रीटेस्टिंग और एनीथिंग, कुछ भी हुआ हो, वो सारा डाटा इसके साथ लगा होना चाहिए। मदर डाटा शीट के साथ सब कुछ डाटा लगा होना चाहिए, चाहे प्रोडक्ट में ओएस हुआ हो, ओटी हुआ हो, इंसिडेंट हुआ हो, उसका डाटा भी इसके साथ क्लब होना चाहिए। ये नहीं कि उसका डाटा कहीं और है, आपने केवल सही सही डाटा दे दिया, बाकी छोड़ दिया। तो इसी चीज का मतलब होता है कंप्लीट। आपको सब कुछ डाटा में इंक्लूड करके देना, रीटेस्टिंग भी हो वो भी आपको देना है। अब आता है दोस्तों कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मीनिंग होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब ये क्या बला होती है दोस्तों, डाटा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन, अब इसमें सब कुछ सही था, अब क्या हुआ, ऑडिटर के हाथ में डाटा मिला, पता लगा डाटा सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। मान लीजिए पहला टेस्ट हमारा डिस्क्रिप्शन होता है, फिर आइडेंटिफिकेशन होता है, उसके बाद हमारा फिजिकल टेस्ट है, फिर उसके बाद जो HPLC वाले टेस्ट है, एसए, जो डीजो, एसए, आरएस, और उसके बाद अदर जो भी आगे टेस्ट है, मान लो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमारे दिए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डाटा ही अरेंज नहीं था। अब क्या हुआ, पता लगा डिस्क्रिप्शन के बाद सीधे एसए का डाटा लगा दिया। अब यह फ्राइबिलिटी का डाटा वो है नहीं, सीधे लास्ट पेज में जाके देखो वो कहीं भी लगा हुआ है, मींस ना कोई नंबरिंग डाटा में, ना कोई स्टैंप लगी हुई, कोई भी पन्ना कहीं भी लगा हुआ है, हालांकि डाटा कंप्लीट है बट कोई ऑर्डर नहीं है उसका। तो इससे क्या होता था, ऑडिटर या कोई भी रेगुलेटरी बॉडी इरिटेट हो जाती थी कि भैया क्या कुछ कहां पे लगा के रखा है, वो तो उन्हें जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता था। इसके लिए उन्होंने बोला भैया डाटा आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मींस पूरे डाटा के एक ईच एंड एवरी पेज में स्टैम्प सीरियल, स्टैंपिंग सीरियल हो, डेट टाइम स्टैम्प हो, और बकायदा जैसे डाटा होना चाहिए कि स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो जो नंबरिंग दी हो, आप या पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, ये सब चीजें ऐसे ही डाटा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में
हमें सजा हुआ चाहिए डाटा, अनसेंड ऑर्डर में नहीं चाहिए कि कहीं भी कोई पन्ना दूसरा लगा दिया है, कुछ भी लगा दिया है, ऐसा डाटा हमें नहीं चाहिए। तो इसी का मतलब होता है कंसिस्टेंट। दोस्तों अब आप जान लोगे कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। अब आते हैं एंड्यूरिंग में। तो दोस्तों एंड्यूरिंग का मीन्स क्या होता है? एंड्यूरिंग का मीन्स होता है दोस्तों ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी ऑफ डाटा मीन्स, अब यहां पर भी सब सही चल रहा था, डाटा रिकॉर्डिंग ये जो दिया हुआ ओरिजिनल जैसे बोला हुआ है कि डाटा रिकॉर्डिंग भी सब कुछ सही की जा रही थी कि हाँ भैया हमने डाटा रिकॉर्ड कर दिया, सही हुआ, सब कुछ सही किया, पर इस ओरिजिनल का मीनिंग ढंग से समझ में नहीं आया। और ऑडिटर्स को क्या हुआ, कुछ उन्होंने डाटा चेक किए तो कई कई जगह जो है प्रोसीजर्स जो लिखने थे, कई प्रोसीजर्स लिखे गए थे, वो नॉर्मल पेज ऐसे ही कोई पेजेस जैसे रफ पेजेस वगैरह है विदाउट अप्रूव पेजेस वो लगा के उसमें लिखे गए और वो डाटा शीट के साथ लगा दिए गए। तो वो देख के उनको बहुत ऑड लगा कि भैया ये क्या किया हुआ है आपने, डाटा ओरिजिनल जो पॉलिसी बोलती है उसको आपने उल्लंघन कर दिया। मीन्स आपको डाटा किसी जो अप्रूव डाटा शीट्स होती है या लेबोरेटरी नोटबुक्स होती है भैया उसमें नोट करो। आपको कोई भी अर्जेंसी डाटा है, मान लो आपको स्पेक का कोई भी अर्जेंसी डाटा लिखना है तो भैया आप अप्रूव जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहां पर उसको नोट करिए। या आपका कोई भी जैसे क्रोमेटोग्राम से कोई चीज इंफॉर्मेशन आपको कहीं पे नोट करनी है तो आपको उससे रिलेटेड लेबोरेटरी नोटबुक्स होती हैं या अप्रूव डाटा शीट्स होती हैं तो उसमें आपको नोट करना है जिससे वो हमारी ट्रेसेबिलिटी हो सके। और ये नहीं कि कहीं भी किसी भी पर्चे में लेके नोट कर दिया, कुछ भी नोट कर दिया और वो पर्चा गायब हो गया या कोई विदाउट फॉर्मेट नंबर का मिला। तो ऐसे केसेस उन्हें मिले ऑडिटर्स को, तो उसके बाद उन्होंने कहा भैया एंड्यूरिंग आपके डाटा में होनी चाहिए। एंड्यूरिंग मीन्स ट्रेसेबिलिटी। कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक डाटा या एनी डाटा रिकॉर्डिंग, डाटा की कोई भी आप जो रिकॉर्डिंग, कुछ भी आप अदर डाटा जो आप रिकॉर्ड करना है और आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इट शुड बी रिकॉर्डेड इन अप्रूव्ड डाटा शीट या LNB, या आज के टाइम पे आपने देखा होगा ग्रीन शीट्स। तो दोस्तों ये बोल दिया गया भैया कोई भी चीज आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, मान लो क्रोमेटोग्राम से या कोई भी डाटा आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, आपका स्पेस नहीं है तो आपको वो उसके लिए कुछ अप्रूव डाटा शीट या लेबोरेटरी नोटबुक या ग्रीन शीट आजकल बहुत चलती है कि हाँ उसमें फॉर्मेट नंबर होना चाहिए। उस जहां पर भी आप उस डाटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं दैट शुड बी गिवन एज अ फॉर्मेट नंबर। आपने देखा होगा लास्ट में फॉर्मेट नंबर दिया होता है तो वो फॉर्मेट नंबर होना चाहिए और दैट शुड बी इशूड बाय साइन। ऊपर स्टैंप जीएलपी वगैरह की जो भी स्टैंप है क्यूए की जीएलपी की स्टैंप होनी चाहिए, साइन होनी चाहिए, तभी आप उस चीज में ये जो डाटा रिकॉर्डिंग है आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप कहीं भी चिटपुर्जी में वो डाटा रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आप कितनी भी बड़ी इमरजेंसी हो आपको एक अप्रूव डॉक्यूमेंट्स आपको लेना पड़ेगा, उसके बाद ही उसको आप उसमें जो डाटा रिकॉर्डिंग अगर आपको करनी है, क्रोमेटोग्राम हो गया, कहीं से भी कोई डाटा रिकॉर्डिंग करनी है, आपके पास स्पेस नहीं तो आपको एक अप्रूव जो डॉक्यूमेंट होता है जैसे ग्रीन शीट, लेबोरेटरी नोटबुक और अप्रूव डाटा शीट्स वगैरह है वहां पर उसे रिकॉर्ड करना है। अदर देन दैट कहीं पे भी उसे रिकॉर्ड नहीं करना है। अगर किया तो इट शुड बी अ पार्ट ऑफ जो डाटा इंटीग्रिटी का उल्लंघन बोल देते हैं ऐसे, उसको फॉलो नहीं करेगा आपको डाटा इंटीग्रिटी को और आप नॉन कंप्लायंस कर बैठेंगे। तो दैट इज कॉल्ड एंड्यूरिंग मींस ट्रेसेबिलिटी ऑफ डाटा। अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है अवेलेबिलिटी। तो अब ये क्या चीज होती है अवेलेबल? दोस्तों अवेलेबल का मीन्स होता है डाटा अवेलेबिलिटी। दोस्तों जो डाटा अवेलेबिलिटी है वो उसके लाइफ टाइम पीरियड तक अवेलेबल होना चाहिए। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आया, या ऐसा होता था जैसे फिनिश प्रोडक्ट हमारा कुछ लगा और वो पास हो गया और हमारा मार्केट में प्रोडक्ट चला गया। अब इधर क्या हुआ, इधर कंपनी ने सोचा हाँ भैया हमारा प्रोडक्ट तो पास है
तो उन्होंने क्या किया, डाटा को डिस्कार्ड कर दिया। हाँ भैया हमारा पास है, कुछ टाइम तक रखा डाटा को और हमारा प्रोडक्ट जो है डिस्कार्ड कर दिया भैया कि हमारा डाटा पास है तो अब क्या जरूरत है उसे रखने की। तो इस केस में क्या हुआ, बाद में चल के कुछ मार्केट कंप्लेंट आया, मान लो उसको चेक किया, बाद में कुछ प्रॉब्लम आया, पेशेंट रिलेटेड प्रॉब्लम आया या अदर रिलेटेड प्रॉब्लम आया, तो भैया देखा गया अरे ये तो प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम आया। अब क्या हुआ, रेगुलेटरी बॉडीज आई अब उस डाटा को चेक करने के लिए भैया, इधर डाटा देखने के लिए, या फिर इन हाउस कंपनीज ने अपना डाटा देखा तो वो डाटा अवेलेबल ही नहीं था। तो उसमें वो शॉक हो गए कि भैया ये क्या चक्कर है कि डाटा आप लोग रिटेन ही नहीं रख रहे हो। तो इसके लिए उन्होंने बोल दिया भैया आपका डाटा उस प्रोडक्ट के लाइफ लॉन्ग पीरियड तक अवेलेबल होना चाहिए। सपोज आज प्रोडक्ट बना है तो आजकल के जो कंपनीज की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग जो कंपनी टू कंपनी वाइज रहता है, कुछ कंपनीज बोल देती है 5 साल तक या कुछ 10 साल तक, 5 से 10 साल तक उस डाटा को आपको रिटेन करके रखना है, ऑडिट वगैरह के पर्पस के लिए एनी हाउ आपको करके रखना ही रखना है। आप उस डाटा को डिस्कार्ड नहीं कर सकते जब तक वो पूरा का पूरा देख ना लिया जाए या प्रोडक्ट पूरी तरीके से कंज्यूम ना हो जाए और कभी भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और एटलीस्ट 5 years to 10 years तक आपको डाटा को रखना ही रखना है एट एनी हाउ कंडीशन। तो इसीलिए बोला गया है डाटा शुड बी अवेलेबल फॉर इट्स लाइफ लॉन्ग पीरियड। कोई प्रोडक्ट का डाटा उसके लाइफ लॉन्ग पीरियड तक हमेशा अवेलेबल आपको रखना है, ऑडिट पर्पस के लिए या देखने के लिए या दिखाने के लिए हमेशा आपको रखना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड अवेलेबल। तो दोस्तों यही सब था एल्कोआ और एल्कोआ प्लस प्लस और डाटा इंटीग्रिटी रिलेटेड पॉलिसीज जो मैंने आपको वीडियो में बताई। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए फॉलो करिए मेरा चैनल गुप्ता जी ब्लॉग्स। तब तक के लिए दोस्तों गुड डे।